नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर। ठीक है, हिंदी व्याकरण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि रीट, सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, इसके अलावा और भी जो अन्य एग्ज़ाम है जिन एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण आता है सारों में अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न देखेंगे। मित्रों चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए मित्रों, अध्ययन शब्द में कौन सी संधि है? शब्द क्या है? अध्ययन। इसमें पूछा है संधि। ठीक है, तो देखिए गुण संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि या व्यंजन संधि। तो देखिए मित्रों, अध्ययन शब्द की बात करें तो इसका सबसे पहले संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो संधि विच्छेद इसका आपको बता दूं मैं, ये अच्छा प्रश्न है। इसका अधि प्लस अयन होगा। ठीक है, अधि प्लस अयन। अध्ययन का क्या होगा मित्रों? अधि प्लस अयन। ठीक है, अब देखिए ऐसे नहीं कि आप अध कर दो, है ना, ये अध्ययन दिख रहा है तो आप ये अध हलंत कर दो, है ना, तो वो गलत होगा। ठीक है, अधि प्लस अयन इसका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अब देखिए दी में क्या आ रहा है? छोटी ई है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ई या ई के बाद असमान स्वर आ रहे हैं ना, तो ये किस चीज की विशेषता है? यण की। ठीक है, इसमें याद रखना जहाँ पे संधि होगी वो एक शब्द है ना आधा आएगा। ठीक है, तो ये से आधा यहाँ पे धे आधा आ रखा है। ठीक है, तो ये यण संधि की विशेषता है मित्रों। यहाँ पे गुण, दीर्घ या फिर व्यंजन नहीं होगा। दोस्तों अच्छा प्रश्न है पहला प्रश्न संधि का। पहले प्रश्न में विकल्प नंबर 3 सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा? सभा शब्द है, इसमें संज्ञा पूछिए, संज्ञा का प्रकार। तो आपको पता है मूल रूप से तो होती है व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक तो किसी नाम, वस्तु, स्थान वहाँ पे विशेष हो उनमें होती है। ठीक है, यहाँ पे विशेष नहीं है। इसके अलावा देखिए मैंने बताया भाववाचक वो विकल्प में ही नहीं है ना। एक होती है मित्रों जातिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक का ही समूहवाचक। ये जो समूहवाचक और ये द्रव्यवाचक है, ये दोनों के दोनों प्रकार है मित्रों, ये जातिवाचक के प्रकार माने गए। ठीक है, तो देखिए सभा शब्द में अगर ये समूहवाचक, द्रव्यवाचक ये नहीं आते तो आप जातिवाचक करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समूहवाचक आ रहा है। और सभा, कुंज, भीड़, दल, ये शब्द क्या है? ये समूहवाचक शब्द है। इसका उत्तर विकल्प 2 सही हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक में द्रव्य तरल चीज आती है और इसके अलावा जो पदार्थ होते हैं सोना, चांदी, गुड़, शक्कर, है ना, वो भी आते हैं। एक तो पदार्थ आती है और एक तरल या द्रव्य चीजें भी आती है, ये द्रव्यवाचक में जाएगा। समूह में समूह विशेष का बोध कराने वाला आता है। अगर जातिवाचक ऑप्शन में भले ही हो लेकिन यहाँ पे आ रखा है जातिवाचक के अंदर समूहवाचक, तो बिल्कुल वो होगा, जातिवाचक मत करना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो मित्रों विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर। निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य पूछा है मित्रों। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वर्तनी का वाक्य। ठीक है, दूध में क्या गिर गया? तो देखिए दूध में क्या या कुछ आ जाए, बिल्कुल सही है। दूध में क्या गिर गया तो दूध में कुछ गिरा ना, ऐसा नहीं कि दूध में कोई गिर गया। वस्तु के लिए क्या शब्द या कुछ शब्द आएगा। ठीक है, तो ये तो शुद्ध वाक्य है मित्रों। मंत्रों का सही उच्चारण करो, तो मंत्रों का सही उच्चारण करो, ये वाक्य भी शुद्ध लग रहा है। वहां पहुंचने की व्यवस्था करें, ये वाक्य भी मुझे शुद्ध लग रहा है। इसका मतलब एक ही विकल्प बचा है चौथा, है ना। लिखा है गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। देखिए या तो आता कि गीता सबसे श्रेष्ठ है ना, गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, या तो ये आता, या फिर क्या था, गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है। सबसे नहीं आता ना, तो ये गलती है इसमें। ठीक है, जो विशेषण में गुणवाचक की जो 3 विशेषताएं चलती है ना, वहां से। ठीक है, तो मित्रों प्रश्न संख्या 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां विकल्प 4 सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 में, किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है पूछा। याद रखना नहीं हुआ, इसको ध्यान में रखना। उपसर्ग कौन से विकल्प में नहीं आ रखा? 3 विकल्प में उपसर्ग है। पराजय की बात करूं तो यहाँ पे परा प्लस जय हो जाएगा। अपवाद की बात करूं तो यहाँ पे अप प्लस वाद हो जाएगा। परा प्लस जय, परा उपसर्ग है। ठीक है, अप प्लस वाद यहाँ पर भी है और प्रभाव में भी है। प्र उपसर्ग प्लस भाव शब्द आ जाएगा। यहाँ पे तो है
लेकिन ओढ़ना के अंदर बात करूं तो ओढ़ना कोई ओ उपसर्ग नहीं होगा। तो मित्रों अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा उदाहरण जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के रूप में निर्मित है? जातिवाचक संज्ञा उससे भाववाचक संज्ञा रूप में निर्मित है। जब भाववाचक संज्ञा पढ़ोगे तो किस किस से बनती है? क्रिया से बनती है मित्रों, है ना, विशेषण से भी बनती है, सर्वनाम से भी बनती है और जातिवाचक संज्ञा से बनती है, अव्यय से बनती है। इन 5 चीजों से क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। तो देखिए बूढ़ापा में तो बूढ़ा शब्द है, याद रखना। इस बूढ़ा में तो यह आएगा बड़ा ऊ, यहाँ छोटा आ रखा है, ठीक है। तो ये बूढ़ा है वो जातिवाचक संज्ञा और इसी से बना है बूढ़ापा, ये भाववाचक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अपनापन की बात करूं तो यहाँ पे तो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम है अपना, ठीक है। सजावट की बात करूं तो यहाँ पे तो सजाना क्रिया है मित्रों, सजाना क्या है यहाँ पे? क्रिया। कठोरता की बात करूं तो यहाँ पे कठोर है विशेषण, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो 5 है मित्रों, वहां पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है, समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? स्वर से स्वर के मेल को, अक्षर के मेल को, शब्दों के मेल को, या स्वर के साथ व्यंजन के मेल को? स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है, यहाँ पे तो व्यंजन संधि होगी, ठीक है। इस विकल्प को हटाना पड़ेगा। स्वर से स्वर मेल को, यहाँ पे तो स्वर संधि हो रही है मित्रों, इस विकल्प को भी मुझे हटाना पड़ेगा। 2 ही विकल्प बचे हैं, दूसरा और तीसरा। और यहाँ से अच्छा प्रश्न, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। यहाँ से प्रश्न 1 नहीं, यहाँ से प्रश्न 2-3 बनेंगे। अक्षरों का जो मेल होता है वो उसे हम मित्रों संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? संधि। अक्षरों का ही मेल होता है संधि में। और शब्दों का जो मेल है वो कहलाएगा मित्रों समास। कि शब्दानाम समस्या है ना, शब्दों का मेल है वो समास कहलाएगा। जैसे उदाहरण देता हूँ, ये शब्द है महावीर, इसमें 2 शब्द है, एक है महान और एक है वीर। इसका विग्रह क्या होगा? महान है जो वीर। कौन सा समास? कर्मधारय समास, ठीक है। तो यहाँ पे 2 शब्द है, तो जो शब्दों का मेल होगा, शब्दों का मिलन होगा, वो समास कहलाता है मित्रों। विकल्प 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 6 में। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर मित्रों। आंख शब्द का कौन सा तत्सम रूप है? यह शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या बनेगा पूछा है। अक्षी, लोचन, चक्षु या नेत्र? तो देखिए एक ट्रिक ही मान लीजिए आप, जो भी आपको तद्भव पूछे या पहले तत्सम दे रखा हो उसका तद्भव पूछे या तद्भव दे रखा हो उसका तत्सम पूछे, ये कैसे भी पूछे, ठीक है। इनमें किसी भी शब्द में जो पहला अक्षर आएगा उसी के एज इट इज, उसी के ज्यों का त्यों फिर उसका तत्सम या तद्भव जो पूछा जाएगा वो बनेगा। आंख में ए या आ रखा है पहला, तो इसका वापस ए या आ ही आएगा। और नेत्र की बात करूं, चक्षु की बात करूं, लोचन की बात करूं, इन तीनों विकल्प को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों इसके पर्यायवाची है मित्रों। इसके पर्यायवाची शब्द है ये तीनों। अक्षी की बात करूं, ये अक्षी इसका तत्सम रूप हो जाएगा आंख का। प्रश्न संख्या जो 7 है मित्रों, वहां विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8, ई और ई किस प्रकार के वर्ण है? ये जो 2 वर्ण है मित्रों, ये किस प्रकार के वर्ण है? छोटा इकारांत और बड़ा इकारांत। दंत्य है, तालव्य है, दंतोष्ट है या कंठ्य है? तो कंठ्य तो आएंगे मित्रों अकुह विसर्जनीय नाम, ये सूत्र आ जाएगा इसका ना, अकुह विसर्जनीय नाम, ठीक है। दंतोष्ट एक ही होता है, वो होता है मित्रों वय, जो वे अक्षर होता है, आपके वेव अक्षर होता है, वर्ण होता है, वो दंतोष्ट होता है। दंत्य की बात करूं तो इसका हो जाएगा मित्रों लर्तु लसा नाम दंत है, लर्तु लसा नाम दंत है, ठीक है। तालव्य इसका उत्तर हो जाएगा। क्यों? तालव्य पे एक सूत्र चलता है इचु
यसाणाम तालव्य, यानी कि ई और ई आएंगे। चू यानी कि चे वर्ग आ जाएगा, च छ जय जय जय। इसके अलावा ये आ जाएगा, और ये जो से है ये भी आ जाएगा। इच्चू यसाणाम तालव्य, ठीक है। यानी कि इनको हम तालु से बोलते हैं। मित्रों, प्रश्न संख्या जो 8 है वहां विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9, जो सो में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या इनमें से कोई नहीं। इस विकल्प को तो हटा दो। प्रश्नवाचक में आपको पता है क्या, किसने, किस लिए, क्यों, कैसे, ना, ये आएंगे, है ना, प्रश्नवाचक आएंगे, ठीक है। इसका प्रयोग होगा, हटा देंगे। निश्चयवाचक में यानी कि निश्चित होगा, निश्चित का भाव आएगा, वो हो जाएगा मित्रों निश्चयवाचक, इसे भी हटाएंगे। सीधा सा दे रखा यहाँ पे जो सो, ठीक है। जो सो, जिसने, उसने, जिसकी, उसकी, जिसे, उसकी, ये क्या है? ये एक शब्द का दूसरे से संबंध बता रहे हैं। संबंधवाचक होगा मित्रों, इसे संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो मित्रों, आपका जो आज का यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है, कमेंट करना आप इस प्रश्न का, ठीक है। कमेंट क्या करोगे आज के प्रश्न का मित्रों? कमेंट करोगे कि सर्वनाम के कुल कितने प्रकार है। सर्वनाम के कुल कितने प्रकार है और उन प्रकारों के फिर नाम, ठीक है। कुल प्रकार और उन सभी प्रकारों के नाम, क्योंकि यहाँ पे आधे प्रकार आ चुके हैं, बाकी आधे और कौन से, टोटल के नाम लिखोगे और कुल प्रकार कितने होते हैं सर्वनाम के। ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है आज का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है मित्रों। तो प्रश्न संख्या 9 की बात करूँ मैं, वहाँ विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से एग्जामों में ये प्रश्न आ चुका है और वापस भी आ सकता है। उत्कर्ष का विलोम शब्द है। जो उत्कर्ष शब्द है इसका विलोम क्या है? विकर्ष, अकर्ष, अपकर्ष या निष्कर्ष। देखिए इनका कोई अर्थ नहीं होता इन शब्दों का, विलोम का शब्द होना चाहिए, शब्द का अर्थ होना चाहिए। उत्कर्ष शब्द है, उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है? ऊपर की ओर ले जाने वाला या कहूँ खींचने वाला। कर्ष यानी खींचना, कर्षण है ना, कर्ष यानी खींचना, ऊपर की ओर खींचने वाला या ले जाने वाला, यह उत्कर्ष का शब्द का अर्थ होता है। निष्कर्ष आप करोगे यहाँ पे विकल्प 4 और 3 में भ्रमित हो जाओगे आप, तो निष्कर्ष हटा दो, या अपकर्ष सही हो जाएगा मित्रों। क्यों? अपकर्ष का अर्थ हो जाएगा नीचे की ओर खींचने वाला। अप यानी नीचे, उत यानी ऊपर। नीचे की ओर खींचने वाला, नीचे की ओर लाने वाला अपकर्ष, उत्कर्ष हो जाएगा ऊपर की ओर खींचने वाला। तो उत्कर्ष का सही विलोम निष्कर्ष नहीं बल्कि अपकर्ष होगा। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 10 में मित्रों विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 11 में। 11वां प्रश्न है मित्रों, संकेतवाचक वाक्य का यहाँ पे निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो देखिए वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होंगे, सरल, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। लेकिन पूछेंगे कि अर्थ के आधार पर कौन से होंगे, तो जो ये संकेतवाचक वाक्य है मित्रों, ये अर्थ के आधार पर ही है, ठीक है। वाक्य में मुख्य रूप से अगर पूछे आपको वाक्य, तो आप बता देखो 3 प्रकार के, नहीं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त। तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो पहले भी बता दिया, अब भी बता रहा हूँ, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होंगे, ठीक है। तो देखिए उनमें से पूछा जा रहा है संकेतवाचक, तो ये तो आपको नॉर्मल, बहुत ही ईजी है, ये तो आपने पढ़ा होगा। वे टहलने जा रहे हैं, तो ये संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण नहीं है। शायद आज पिताजी आए, तो यहाँ पे तो संदेह हो रहा है, तो ये एक वाक्य अर्थ के आधार पर होता है, संदेहवाचक वाक्य वो होगा इसमें। वह अब तक खा चुका होगा, इसमें भी ये संदेहवाचक ही होगा। लेकिन विकल्प 2 यहाँ पे सही हो जाएगा कि यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण होंगे। ये क्या है मित्रों? ये संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है
कि तुम परिश्रम करोगे तो ही अवश्य उत्तीर्ण होंगे। यह संकेतवाचक वाक्य का है उदाहरण। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 11वां है वहां पे विकल्प नंबर 2 सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 12वें पर। गुण के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग होगा? अच्छा प्रश्न है, लोकोक्ति पूछिए मित्रों। गुण के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग होगा? अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका तो अर्थ होता है कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाना। इच्छित वस्तु की प्राप्ति, ठीक है। अंधा क्या चाहे दो आंखें चाहे, बस और क्या चाहे, है ना। यानी इच्छित वस्तु जो चाहता है उसकी प्राप्ति होना, ये हो जाएगा, ठीक है। अंधेर, तो इसको हटा दूं मैं। अंधेर नगरी, ये चौपट है, ठीक है, चौपट नहीं, ये चौपट है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। इसका मतलब है कि जैसा प्रशासन है वैसी ही जनता होगी, है ना। तो इसको भी हटा दूंगा मैं। अंधों में काना राजा, इसका मतलब है कि बहुत सारे मूर्ख है वहां पे एक विद्वान होना, है ना, कि मूर्खों में एक विद्वान होना, वो इसका अर्थ होगा। इस विकल्प को भी हटा दो। यहाँ पे एक ही विकल्प बचा है, विकल्प नंबर 4, और यही इसका उत्तर है कि आंख का अंधा नाम नैन सुख, यानी गुण के विरुद्ध नाम हो गया। नाम तो क्या है, नैन सुख, यानी कि आंखों का सुख, और वो आंख से क्या है, अंधा है, यानी कि गुण के विपरीत या गुण के विरुद्ध नाम हो गया। मित्रों प्रश्न संख्या जो 12वां है आपके, वहां पे विकल्प नंबर 4 सही है। चलिए प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां देखिए मित्रों, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13वां, सही अर्थ वाला शब्द युग में कौन सा नहीं है? ये भी ध्यान रखना, नहीं है। शब्द युग में टॉपिक आएगा, ठीक है। वहां से प्रश्न है, इनमें से 4 विकल्प है, चारों में कौन सा नहीं सही नहीं है ना, कौन सा गलत है, सही अर्थ वाला कौन सा नहीं। तो देखिए भवन का महल होता है और भुवन का संसार होता है, बिल्कुल सही है दोनों, ठीक है, ये विकल्प सही है। बलि का बलिदान होगा और बलि का ताकतवर होगा, ये भी क्या है, सही है। मणि का रत्न और मणि का हो जाएगा सांप, ये भी विकल्प सही है। विकल्प 2 ये सही नहीं है। परवा का पूर्वा ही नहीं होगा, परवा का हो जाएगा मित्रों चिंता करना, सोच करना, ठीक है। और इस परवा का तेज भी सही हो जाएगा, या इस परवा का हो जाएगा बहाव, बहाव या तेज, ठीक है। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 13वां है वहां पे विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14वां, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्रिया का प्रकार कौन सा मित्रों? अकर्मक। वह अच्छा लिखता है, लिखता है तो कुछ ना कुछ तो चीज लिखेगा। तो यहाँ पे देखो वाक्य में कर्म नहीं है, लेकिन चारों विकल्प देखने पड़ेंगे, उस अनुसार यहाँ पे सकर्मक का उदाहरण है, ठीक है। मैं आजकल खूब पढ़ता हूँ, यहाँ पर भी कर्म नहीं है, लेकिन पढ़ना क्रिया सकर्मक क्रिया है, वो कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा, पाठ पढ़ेगा, ये भी सकर्मक का उदाहरण है ना। ये भी अकर्मक नहीं, ये भी अकर्मक नहीं। मोनिका बहुत खाती है, तो यहाँ पर भी कर्म नहीं, लेकिन खाती है तो कुछ ना कुछ तो खाती है, ये भी सकर्मक का उदाहरण है। इसको बेटा दो। वे वहां से अभी अभी आए हैं, ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया विधान। आना, जानना, बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, इन सारी क्रियाओं में मित्रों अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 14वां है वहां विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे चलिए आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15वां। प्रश्न संख्या 15वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मित्रों बादल का यहाँ पे आज पर्यायवाची शब्द पूछा है, कौन सा नहीं है ये ध्यान में रखना, ठीक है। जलद, वारिद या जीमूत। देखिए इसकी एक अच्छी ट्रिक है, मुख्य रूप से शब्द है जल, इसके अगर पीछे दे जोड़ूंगा, जलद, अब जल के पर्यायवाची होंगे उसके पीछे दे जोड़ दो, जलद, वारिद, अम्बुद, तोयद, नीरद, ये किसके हो जाएंगे? सारे बादल के। यानी जलद बादल का है, वारिद भी बादल का, इसके अलावा एक जिम्मुत भी बादल का है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। दे लगने से बादल के हो जाएंगे, ठीक है, जल के पर्यायवाची के।
जल के जो पर्यायवाची है उनके आगे अगर मैं धी लगा दूं तो मित्रों वो सागर या समुद्र के बन जाएंगे, समुद्र या सागर। जलदी, वारिदी, अंबुदी, तोयदी, नीदी, ठीक है। इसके अलावा जल के पर्याय प्लस ज लगा दूं तो कमल के बन जाएंगे, पुष्प के नहीं, केवल कमल के, पुष्प के, कमल के बन जाएंगे। जलज, नीरज, अंबुज, तोयज, वारिज। तो ये जो वारिज है ये बादल का नहीं है मित्रों, ये किसका है, ये वारिज कमल का है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 15वां है वहां पे विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। तो मित्रों ये थे आज के हिंदी ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा। तो मित्रों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, आपका स्कोर कमेंट में बताइए। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।